नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमएसए के बारे में बात किए थे, हमने कवर किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। किस कंडीशन में हमें मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को यूज करना चाहिए, कहाँ पे हम एमएसए को यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, अल्फा रिस्क बीटा रिस्क के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लाइक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात किया था। एक्यूरेसी की 3 मैट्रिक्स जो एमएसए के अंडर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। उसी कंटिन्यूशन में आज हम बात करेंगे प्रिसीजन से रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं एमएसए की। देयर आर 2 मैट्रिक्स एमएसए के अंदर। जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं, ओके, प्रिसीजन के इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है, सबसे पहली है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये दोनों टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि जब भी हम एमएसए की बात करते हैं जनरली इंडस्ट्री में हम बात करते हैं गेज आर एंड आर। गेज आर एंड आर क्या होता है? बेसिकली गेज रिपीटेबिलिटी एंड गेज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये दोनों मैट्रिक्स प्रिसीजन के अंडर आती हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। पहले हम बात करेंगे रिपीटेबिलिटी की, देन हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी की, और फिर हम गेज आर एंड आर के बारे में बात करेंगे। पहले हम वेरिएबल डाटा के ऊपर गेज आर एंड आर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एट्रीब्यूट बेस्ड डाटा के ऊपर गेज आर एंड आर कैसे कैलकुलेट करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी होता क्या है? रिपीटेबिलिटी का बेसिक फंडा क्या है कि एक ही ऑपरेटर एक गेज और सेम पार्ट को अगर मल्टीपल बार इंस्पेक्शन करता है, मल्टीपल बार उसकी मेजरमेंट वैल्यू लेता है, उसका जो ऑब्जर्व वैल्यू का जो एवरेज है और जो ट्रू वैल्यू का एवरेज है, दोनों कॉरिलेशन जो देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी। इसको हम एक सिंपल डायग्राम की फॉर्म से समझते हैं। रिपीटेबिलिटी होता क्या है? सपोज ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ओके, एंड ये हमारा जो ऑपरेटर है वो कंटिन्यू बार बार मेजरमेंट करता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द repeatability. Okay, this is like, let us say, observed average, and this is my true value average. So this is called the repeatability. So एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स एक ही गेज से सेम पार्ट की रीडिंग बार बार लेना इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी। इसके रिपीटेबिलिटी के 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें एक ही ऑपरेटर रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट है और सेम पार्ट को मल्टीपल बार रीडिंग लेता है। बेसिकली इसमें हम चेक करते हैं प्रोसेस वेरिएशन, मींस पार्ट प्रोसेस वेरिएशन, एंड जिसको हम डिनोमिनेट करते हैं इक्विपमेंट। मेनली क्या है कि ऑपरेटर इज सेम, बट हमारा इंस्ट्रूमेंट बार बार हम उस मेजरमेंट को कैसे ले रहे हैं, उस पार्ट की मेजरमेंट हम बार बार कैसे चेक कर रहे हैं, वी आर ट्राई टू सी द इक्विपमेंट वेरिएशन। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है कि इट इज बेसिकली विद इन द सिस्टम। जो रिपीटेबिलिटी है हम लोग जो चेक करते हैं विद इन द सिस्टम का जो वेरिएशन है उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसमें ऑपरेटर सेम है, इंस्ट्रूमेंट भी सेम है और हम पार्ट को बार बार चेक करते हैं। सो दैट इज द रीजन इसको हम विद इन द सिस्टम वेरिएशन बोलने की कोशिश करते हैं। लाइक वेरी सिंपल, सपोज दिस इज माय ट्रू वैल्यू एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो दिस इज द रिपीटेबिलिटी। ओके, नाउ हम बात करेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम क्या देखते हैं? बेसिकली इसमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन को जो हम स्टडी करते हैं थ्रू द डिफरेंट ऑपरेटर एंड सेम इंस्ट्रूमेंट सेम पार्ट। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है? जो मेजरमेंट का वेरिएशन है, दिस इज बीइंग मेड बाय द डिफरेंट ऑपरेटर विद द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑन द सेम पार्ट्स। सो दैट इज कॉल्ड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम लोग एक थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
let us say this is my true value, true average value, okay, or let's say this is the operator A observed value. This could be the my operator B. Again, this is the observed value, and this could be the operator C. Operator C observed value. So part is same, instrument is same, only change is my operator A, operator B, operator C. So this is the way we can do the operator to operator variation understanding, and this is called basically a between system variation. Okay, because one system, one operator, one part is a one system, then second operator, second part, same instrument, second system, third. Similarly, between the system variation we'll be able to understand. And like in case of repeatability हमने बात किया था EV, in case of repeatability generally हम बात करते हैं AV. So appraiser variation, we try to see the variation within the operator. And in case of repeatability, we try to see the variation with respect to the equipment. So this is the repeatability and reproducibility. Okay. थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में और बात करेंगे. वेरिएशन का जस्ट एक कहाँ से वेरिएशन आता है, जैसे हमने बात किया था बिल्कुल एमएसए के शुरू में हमने बात किया था ओवरऑल वेरिएशन जो है वो कहाँ से आता है. ओवरऑल वेरिएशन के दो पार्ट रहते हैं, वन इज द पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, that is because of our common causes. Second one is the measurement system variation. अगर हम मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन के दो पार्ट में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रिपीटेबिलिटी एंड हियर इट इज अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिपीटेबिलिटी में बात करते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन की, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में बात करते हैं अप्रेजर वेरिएशन की. रिप्रोड्यूसिबिलिटी में दो पार्ट इंटरेक्शन होते हैं, वन इज ऑपरेटर चेंज होता है एंड सेकंड इज ऑपरेटर प्लस इक्विपमेंट. ओके, सो ऑपरेटर एंड पार्ट का इंटरेक्शन होता है विद इक्विपमेंट. अप्रेजर वेरिएशन, यहाँ पे हम ऑपरेटर की बात करते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरिएशन, ओवरऑल वेरिएशन कम इनटू द मेजरमेंट. And then when we talk about the overall value of the part, which is nothing as we discussed in the last video, overall measurement value is it's a function of true value plus accuracy of our equipment plus repeatability and reproducibility. So accuracy of instrument plus repeatability, reproducibility, all these are things we can and give the overall variation in our measurement. So these are the variation component, generally we call it. So we'll discuss more about now very important part of MSA, which is called GRR, which is called gauge repeatability and reproducibility. So we'll discuss more about gauge RR. If you look at simple gauge R and R, the formula जो है हमारा वो होता है like variation in repeatability plus variation in the reproducibility. So this total gauge R and R is called the variation of repeatability plus variation of the reproducibility. So this is the way we understand the gauge R and R. अभी हम gauge R and R जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे पास दो तरह का डाटा होता है. नंबर वन इज वेरिएबल डाटा and second is attribute data. So हम थोड़ा सा वेरिएबल डाटा एट्रीब्यूट डाटा के बारे में वापस से जानकारी लेंगे. वेरिएबल डाटा क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 0.5, something like that. So that is a variable data. Attribute data जो होता है that is okay, not okay, it is a decision making.
गो नो गो, राइट, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट। और आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मालूम होगा, दिस इज कॉल्ड 0 1, ओके, like it's in terms of binary number. So we give a decision making in case of a attribute data. So हम gauge R and R variable data के लिए हमें कैसे measurement करना है, we'll talk about it. Gauge R and R with variable data. As per MSA third edition manual, the procedure for doing the variable gauge R and R is very important. Number one, there must be a 3 operator, okay. Number 2, 10 part. Number 3, 1 instrument. The instrument whichever we are selecting, it should be calibrated, okay. So these are the 3 basic requirement, and 3 operator, or we can call it 3 appraisee plus 1 facilitator. The role of facilitator is basically he is the responsible person for conducting the measurement system analysis, because he is going to help us the complete operator knowledge training part. He is going to select the part where the MSA has to be done, these 10 part, and what kind of instrument we are required to be have for doing the gauge R and R for the variable analysis. Another important part, जब हम MSA variable data के लिए करते हैं तो 3 trials has to be done by all 3 operator. So हमारे पास जब हम इसका total analysis देखेंगे तो 3 operator, okay, 10 part and 3 trial. So we'll have 90 reading total, and means 30 readings for each operator or each appraisee. So these are the important thing. It's a brief summary of gauge R and R on variable databases. Now important part is how to select the part and how to conduct the variable data analysis. जब हम selection of part की बात करते हैं, so कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं. नंबर 1, total 10 part अगर हमें लेने हैं, so we need to understand out of 10, 6 part should be okay, covering range, okay. 2 part में से एक पार्ट है जो LSL पे होना चाहिए, 1 part at USL पे होना चाहिए, एक पार्ट आउट ऑफ LSL means lower side out होना चाहिए, okay. सेकेंड पार्ट है जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बट ऑन अपर साइड USL. सो रीजन बीइंग क्या है कि हम लोग दिस वेरिएशन को अगर हमारे मेजरमेंट सिस्टम से कैप्चर कर पाए, आपको याद होगा जब हमने MSA के बारे में बात की थी शुरू में, अल्फा रिस्क एंड बीटा रिस्क. अल्फा रिस्क में क्या है कि हमारा जो ओके पार्ट है हम उसको नॉट ओके बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा कवरिंग रेंज पे होना चाहिए, ओके, लाइक LSL पे होना चाहिए और USL पे होना चाहिए एक पार्ट. सो रीजन देखने का मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ मेजरमेंट एरर, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पार्ट LSL पे है लेकिन हम उसको नॉट ओके बोल रहे हैं. सिमिलरली हमारा एक पार्ट USL पे है और बिकॉज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर हम उसको नॉट ओके कंसीडर कर रहे हैं. सो दैट इज रिगार्डिंग द अल्फा रिस्क. अनदर आपको याद होगा तो हमने बात किया था एक बीटा रिस्क. बीटा रिस्क में क्या रहता है कि पार्ट तो हमारा नॉट ओके है लेकिन बिकॉज ऑफ मेजरमेंट एरर हम उसको ओके कंसीडर करते हैं. And that is basically major issue because of measurement error. If we read not okay part as an okay, it will lead to a customer complaint. So that is called the. So these 2 part are basically to capture the alpha risk, and these 2 part are capture the beta risk. So हमें देखना है कि हमारा measurement system क्या इतना capable है कि जो part हमारे out of specification है, क्या हमारा सिस्टम उनको कैप्चर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या हम उन पार्ट को गलती से ओके तो कंसीडर नहीं कर रहे, सो दैट हम लोग बीटा रिस्क को मिनिमाइज कर पास. सो ये 10 पार्ट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है. 6 पार्ट हमें ओके लेने होते हैं, 2 पार्ट लोअर अपर स्पेसिफिकेशन पे एक और एक पार्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, लोअर स्पेसिफिकेशन की साइड एंड अपर स्पेसिफिकेशन की साइड. अगर हम सारे पार्ट बिल्कुल मीन वैल्यू पे ले लेंगे तो हम लोग मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का इम्पैक्ट है जो चेक नहीं कर पाएंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये फैसिलिटेटर का काम है कि उसको पार्ट का सिलेक्शन कैसे करना है. नंबर
अनदर हम पार्ट के जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक डिफरेंट, जैसे कि मैंने छोटा सा सिलेंडर बनाया है, इसकी सपोज डायमेंशन 10.1 mm है। ओके, नाउ अगर मैं एक ऑपरेटर मान लो यहाँ से चेक करता है, ओके, दूसरे ने यहाँ से चेक किया, सो तीसरे ने यहाँ से चेक किया, चौथे ने यहाँ से चेक किया, तो क्या होगा, क्योंकि 0 वैल्यू पार्ट की कहीं पे भी नहीं आएंगी, हमेशा यहाँ डिफरेंट 4 डिफरेंट स्पॉट पे लाइक 1 2 3 4 इन 4 जगह पे अगर हम अलग अलग मेजरमेंट करेंगे तो ये वैल्यू पार्ट टू पार्ट वेरिएशन ज्यादा आएगा और हम मेजरमेंट सिस्टम का इम्पैक्ट है वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट प्रैक्टिस जब भी हम लोग एमएस से एनालिसिस करते हैं, अगेन ये फैसिलिटेटर का रोल है। फैसिलिटेटर कैन डिफाइन ए पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज हमें मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन कैप्चर करना है, पार्ट का वेरिएशन कैप्चर नहीं करना। सपोज फैसिलिटेटर हैज डिसाइड कि इसी लोकेशन पे सब जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी अप्रेजी हैं, तीनों ऑपरेटर 90 जो रीडिंग आएंगी ये पर्टिकुलर लोकेशन पे लेनी है, तो ये फैसिलिटेटर का काम है पार्ट सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद सपोज आपने 10 पार्ट लिए, बिकॉज जो अप्रेजी हैं दे आर वेरी स्मार्ट, अगर आपने उनका 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 1 to 10 रीडिंग लगा दिया, ओके, सो मे बी समटाइम दे विल कीप रिमेंबर द रीडिंग, एक का मैंने पहले रीडिंग ये लिया था 2 लिया था, तो जो अप्रेजर का वेरिएशन है वो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो फैसिलिटेटर का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी कि हर राउंड में जो पार्ट की सीक्वेंस है वो चेंज कर दे एंड वो सीक्वेंस अप्रेजी को मालूम नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट का वो हम कैप्चर कर पाए एंड वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन आवर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। सो फैसिलिटेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम गेज वेरिएबल एनालिसिस करते हैं, गेज R&R इन वेरिएबल चेक करते हैं, तो 3 हमारी वैल्यूज आती है निकल के। वन इज EV, परसेंटेज EV, सेकेंड इज परसेंटेज AV एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज GR&R। ओके, इसका जो पूरा मेथोडोलॉजी होता है लाइक 3 ऑपरेटर 3 times 10 पार्ट का रीडिंग लेते हैं, 90 टोटल रीडिंग आती है। जैसे पहले ऑपरेटर ने लिया 10 रीडिंग लिया, ओके, सेकेंड ऑपरेटर ने 10 रीडिंग लिया, थर्ड ऑपरेटर ने 10 रीडिंग लिया, सो टोटल ऐसे 30 रीडिंग पर ऑपरेटर हमारे पास X बार R चार्ट बन जाएगा। और X बार R चार्ट से बाद में हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन के थ्रू इक्विपमेंट वेरिएशन, अप्रेसिव वेरिएशन एंड टोटल गेज R&R हम निकाल सकते हैं। मैं इसके फॉर्मूलेज की डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज आजकल एक्सेल सीट में ये सब फॉर्मूलेज रेडली अवेलेबल होते हैं। जस्ट आपको ऑपरेटर वाइज रीडिंग आप एक्सेल सीट में भरेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इक्विपमेंट वेरिएशन कितना है, उसका अप्रेसिव वेरिएशन कितना है, टोटल गेज R&R कितना है, वो आपको निकल के आ जाएगा। एंड हम लोगों का काम है बेसिकली प्रोसेस को एनालाइज करना, स्टैटिस्टिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो काम स्टैटिस्टिक्स पे, स्टैटिस्टिशियन पे हम छोड़ दें। वो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी डिटेल कैसे एनालाइज होती है, बेसिकली हमारा काम है लाइक इसको एनालिसिस करके इसको इंप्रूव कैसे करना है। जब हम गेज R&R एक्सेप्टेबल की बात करते हैं वेरिएबल डाटा में, कैसे इसको एक्सेप्ट करना है, किस कंडीशन में एक्सेप्ट करना है, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका 3 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। इफ इट इज इक्वल टू और लेस देन 10%, GRR, गेज R&R is acceptable. So means our measurement system is okay to accept if my variation because of measurement error is less than 10%. Number 2, if it is greater than 10, less than equal to 30%, it is conditionally acceptable. Like it depend upon customer whether he want to accept this or he want to reject it or what kind of a modification हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपने मेजरमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। और तीसरा जो क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 30%, अगर मेरा गेज R&R की वैल्यू 30% से ज्यादा आती है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि आप उस मेजरमेंट सिस्टम से आप उसको कस्टमर को पार्ट नहीं बेच सकते। इसमें जैसा मैंने बताया EV प्लस AV 2 वेरिएशन होते हैं, अप्रेजल वेरिएशन एंड इक्विपमेंट वेरिएशन। तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा इक्विपमेंट वेरिएशन ज्यादा है या अप्रेजिव वेरिएशन ज्यादा है। अगर हमारा अप्रेजिव वेरिएशन ज्यादा है तो जो हमारे अप्रेजी हैं, जो हमारे ऑपरेटर हैं, उनको हमें बार बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, मेजरमेंट लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हमारा इक्विपमेंट में वेरिएशन है
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इक्विपमेंट फॉल्टी तो नहीं है, या इक्विपमेंट का लीनियरिटी स्टेबिलिटी कैसा है, उसका बायस कैसा है, क्या हम बायस को पूरा इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, और ये हम स्टडी कर पाते हैं बेसिकली जो हमारे जो चार्ट बनते हैं इसके एक्स बार आर चार्ट, वेरिएशन चार्ट जो बनते हैं, कंट्रोल चार्ट, जिनसे हम लोग इसके बारे में स्टडी कर पाते हैं। ओके, अगर हमारा रेंज चार्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लाइक एक ऑपरेटर का पॉइंट ए है, मैं एक बहुत सिंपल सा ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये सपोज मेरा रेंज का चार्ट है, लेट से ये ऑपरेटर ए यहाँ पे पढ़ रहा है, ओके, देन ये हमारा सेकंड है, दिस इज ऑपरेटर बी। सो ये ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, दिस पीक्स द रेंज इज वेरी हाई। सो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑपरेटर की मेजरमेंट अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। हमें इसको लाइक ऑपरेटर को या प्रेजी को एक पर्टिकुलर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग इस वेरिएशन को कम कर पाए एंड वी कैन इंप्रूव इट फर्दर। और एक और सिंपल सा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। लाइक लेटर से 10 ऑपरेटर है मेरे, ये हमने मेजरमेंट किया, लेटर से मेरा ये रेंज का चार्ट आया, ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर ने जब मेजरमेंट किया, तो ये मेरा ग्राफ का चार्ट आया, ओके। जब थर्ड ऑपरेटर ने इसका मेजरमेंट किया, सो ये ग्राफ मिला। आपने देखा होगा तीनों का पैटर्न सेम है। सो मतलब क्या है कि ऑपरेटर की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे अप्रेजर हैं, उनका मेजरमेंट मेथोडोलॉजी इज सेम। Only thing is there is a shift between one measurement, two measurement, and three measurement. So this is the variation in the process of measurement, but the methodology of measurement is correct operator to operator जो मेरा variation है, which is not there. So understanding of the measurement system between operator is good. So by looking at the run chart or range chart of the range chart, we can understand how my measurement system is reflecting, where I need to attack it. Do I need to talk with the operator to improve it further, or do I need to accept as it is? So these are the three conditions under which we can take a decision कि हमें गेज R&R सिस्टम को एक्सेप्ट करना है, या उसमें कुछ करेक्शंस करना है, या हमें उसको रिजेक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली वापस से कंप्लीट ट्रेनिंग देके इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके, या इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करके, रेक्टिफाई करके, या ऑपरेटर को वापस ट्रेनिंग करके हम लोगों को गेज एंड आर सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा एनालिसिस के बारे में बात करें। गेज R&R का जो भी ग्राफ हमारे बनते हैं, एक्स बार आर चार्ट, उसका हमें एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा रन चार्ट जो भी बनेगा उसका एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा लाइक पार्ट वाइज, ओके। सपोज हमारे 10 पार्ट हैं, ओके। लाइक पहले पार्ट का लेट्स से रीडिंग ये हमारा आया, ओके, द मीन इज समवेयर हियर। सेकंड पार्ट का जो हमारा है, दैट इज दिस विल बी द 9 रीडिंग, मीन इज समवेयर हियर। थर्ड पार्ट का इट इज लाइक दिस, द मीन इज समवेयर हियर। सो दिस विल बी द काइंड ऑफ ग्राफ, mean is somewhere here. So this way we'll have a like 10 part graph, okay, and the purpose of making this graph is to understand, is there any outlier. Suppose the one part value is coming here, okay, or suppose in this case the value is coming here, it means these are the outlier. In my part to part variation something wrong has happened. So if my graph is coming like this, in case of a part wise analysis, so my measurement system is good, and there is no outlier in case of my part to part variation. Next we can do a analysis based on the operator and part interaction, how operator and part are interacting. Operator part interaction, okay. Suppose these are the my 10 part, let's say operator 1, the graph is like this. This is the operator 1 graph. If I am getting like another second operator graph is
Same way, this is my, let us say, second operator graph. So what is my analysis? My operator are competent enough to do the measurement. Only there is a minor variation with respect to the values between operator to operator. So operator versus part interaction is good. Let's say the third operator graph is like this. So this is the way we can do a part versus operator interaction and see how my trend of one operator is going. Suppose instead of here, let us say the operator, this is operator C, this is B, this is A. Let's say operator C read this value this way. Okay. In that case, there is an outlier. So there is something wrong with the operator C. Some wrong measurement happened with the part number 4 with an operator C. So this way we can understand part versus operator interaction. So next one is operator analysis that we'll talk about. Third is the operator analysis. Okay, how the operator analysis will be like that. Suppose here is operator A, operator B, operator C. Okay, this is the operator wise values. We'll get it. This is the central tendency of my operator A. Okay, let's say operator B. Operator B, central tendency of operator B will be somewhere here. Okay, then again operator C. So central tendency will lie somewhere here. So if I connect this graph, this is my graph. So it means there is a operator A and C are having good alignment while operator B is outlier. If let's say the line is like that, okay, it means all operator measurement methodology is same. So appraiser to appraiser variation will be very less in this kind of a graph. So by looking at this operator analysis, we can understand is my operator are doing measurement correct, or is there any variation between operator to operator. So this is the way we can interpret the different chart from R&R variation analysis through the X bar R chart. Okay, and now we'll talk about the another important terminology which is called NDC. NDC is nothing, it's a normal distribution distinct category. You remember that in case of a SPC, the histogram is one of the important tool which we very used in the primary phase of SPC analysis and see the distribution of my data. Basically from histogram we can see whether my distribution is normal, binomial, or it is a skewed ratio, skewed kind of a distribution. So normal distribution curve, when we talk about the normal distribution distinct category, ideally it should be greater than 5. That is the best method. And this is nothing, it is from the histogram. And this the graph, if you know the shape of the histogram when we make the distinct category. Okay, generally if you look at that way, for a normal distribution 5 or 7, these are the best distinct category. So basically the purpose of making the distinct category is whenever we are selecting the equipment for doing the measurement, my equipment or my instrument which we are selecting for the measurement should be capable able to understand the variation within the process, and how much good way I can discriminate or I can discrete the whole data, so that I can draw the complete curve. And the instrument should be good enough to capture the variation. If I am getting only the one distinct category, okay, it is this way. So I will get only one distinct category. It means my instrument is not capable enough to
capture the variation in the process. In that case, my data is not normal. So distinct category should be greater than or equal to 5. That is the recommended. But sometimes because of the cost factor, we cannot able to use an instrument which is that much precise to capture the variation in the process. So in that case, 3 to 4 category is also acceptable, but less than 3 is not acceptable. So it means whenever we are getting the distance category less than 3, it means our data is not normally distributed, or our instrument is not good enough to capture the variation of my process. So this is the important part when we are doing any variation study or any gauge repeatability and reproducibility analysis. So my measurement system analysis should be conforming to this the normal distributed normal distinct category value. So this is also one of the important point when we are doing a gauge R&R analysis. We need to see how much ATCs are coming. As I mentioned, it should be greater than or equal to 5. But in some cases, if it is 3 to 4, that is also acceptable. So that's all we are completing here, the gauge repeatability and reproducibility, gauge R&R for variable data. And please subscribe, share and like these videos. If you have any comments and question or you need any clarification, please write it in the comment. Thank you for liking, subscribing and sharing. Please press the bell button so that you get the notification for the next video. Thank you very much.